सभागार में शनिवार को शासन के निर्देशानुसार संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तहसीलदार गोला बृजमोहन शुक्ला की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। फरियादियों की पीड़ा को सुना, साथ ही पंचायत गोला संजय कुमार, एडीओ एजी अनिल कुमार सिंह, खदान विभाग, स्वास्थ्य विभाग आदि ने जनता की पीड़ा को विधिवत सुना और निस्तारण कराने का भरपूर प्रयास किया। इस समाधान दिवस पर राजस्व, खदान विभाग व नलकूप व समाज कल्याण विभाग से संबंधित अधिकांश मामले आए, लेकिन समाधान संतोषप्रद नहीं रहा। इस समाधान दिवस पर कुल 101 मामले आए, जिनमें से मात्र 7 मामले का ही निस्तारण हुआ, जिनमें से लंबित मामलों को विभागीय कर्मचारियों के दे दिया गया। शेष मामलों को समयपूर्वक निस्तारण करने के लिए तहसीलदार महोदय ने कहा। मौके पर एसओ गोला अश्विनी तिवारी व एसओ बढ़लगंज सागर वरुआ के एएसआई प्रशासन के लोग मौजूद रहे। डबरा में रामगढ़ रोड स्थित एक जिम के बाहर शरी बाजार एक 18 साल के युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि रामगढ़ रोड स्थित सब्जी मंडी के पास अलाइव नाम के जिम, जहां लौदीप गिल पुत्र बलदेव सिंह निवासी गंगबाग उम्र लगभग 18 वर्षीय शनिवार की शाम जिम करने के लिए गया हुआ था। तभी उनके पास किसी व्यक्ति का फोन आया। तब पता चला कि लौप्रीत की किसी ने चाकू गोदकर हत्या कर दी है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मृतक की बॉडी को डबरा सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि नौदीप गिल के पिता नहीं है। मैं अपने ताऊ सुखन सिंह गिल के पास रहता था। वह इकलौता, काफी समय से पहले मृतक के पिता की भी मौत हो गई थी। वो अपनी बड़ी बहन ताऊ रहता था। वहीं इस पूरे मामले में डबरा थाना प्रभारी केपी यादव ने बताया कि लगदी अपने 15 दिन पहले ही सब्जी मंडी रोड पर स्थित एक जिम पे ज्वाइन किया था, जहां वो शनिवार की शाम जिम करने के लिए गया था। वहीं पर कुछ लोगों ने लवदीप के साथ झगड़ा होने के बाद उसे चाकुओं से गोदकर इसे मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि अभी पूछताछ चल रही है। फिलहाल घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और हिरासत में लिए गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आरोपी के साथ और भी अन्य लोग शामिल होना बताया जा रहा है। मीडिया सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि मृतक वार्ड नंबर 19 में स्थित एक माला की दुकान पर काम करता था। उसी दुकान पर एक महिला भी काम करती थी, जहां पर आरोपी का आना जाना था। बताया जा रहा है कि महिला के आरोपी की दोस्ती थी, जिस पर मृतक और आरोपी में विवाद चल रहा था। शनिवार की शाम मृतक जिम करने के लिए जिम गया, लेकिन जिम से बाहर पहले से आरोपी घात लगाए बैठे हुए थे। जैसे ही मृतक जिम से बाहर निकला, आरोपियों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना लगी तो पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और युवक को डबरा सिविल हॉस्पिटल लाया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्या नाम है भैया? आपका नाम क्या है? कहाँ के हैं रहने वाले? गंगाबाग। क्या हुआ है, क्या मामला है? अरे जिम गया था, जिम में इसने चाकू मार दिया। कौन? आप मेरे लड़के को। लड़का है आपका? क्या नाम है? लवदीप। तो कुछ किसने मारा है, कुछ जानकारी मिली है आपको? हमारे कोई जानकारी नहीं मिली। हमारे से जहाँ से फोन गया, फिर आए तो हॉस्पिटल में मिला। अच्छा, किसने फोन लगाया आपको? किसने फोन लगाया था? मोबाइल पे ही आया था। किसका फोन? पुलिस का आया था? किसका आया था? पुलिस का तो नहीं आया, किसी व्यक्ति ने लगाया था? किसी व्यक्ति ने लगाया। ये कहाँ काम करता था? ये यही डबरा। डबरे काम करता था। हाँ। काय का काम करता था ये? अरे वो सेठ की दुकान में बैठता था। अच्छा, माला वगैरह। तो आपको उसने कभी ऐसा बताया कि किसी से कोई लड़ाई, किसी से कोई रंजिश वगैरह? नहीं बताया, कोई विवाद नहीं था। तो किसी पता हमारे को बताया। पुलिस का क्या कहना है अभी? पुलिस का अभी तो कोई खास नहीं है, एक दो जने बस का तो खास नहीं है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम रविंदर सिंह है। कौन है ये आपके जो? मेरे चाचा का लड़का है वो। क्या हुआ था पूरा मामला? अभी कोई खास जानकारी नहीं है, तो स्पोर्ट पे खत्म कर दिया। अच्छा, तो जहाँ आपको पता लगा है कि जिम के अंदर। जिम के अंदर कौन सी जिम थी? ये टायर की जिम है। कहाँ पर है ये पुरानी गाड़ी अड्डा के बगल में। अच्छा, तो उस जिम में खत्म हो गया। हाँ। तो पुलिस ने बताया कुछ जानकारी? कोई इतना वो नहीं चल रहा। कोई सीसीटीवी कैमरा भी निकलवाया, अभी जैसे होगा। सुना है इंसाफ चाहते हैं कुल मिला के बात। सुना है कोई लड़का भी गिरफ्तार हुआ है संदिग्ध मामले में। अभी इसकी हमको जानकारी नहीं है। हम तत्काल अभी हमको फोन आया तो वैसे ही हम आए। आपको कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं है, अभी तो हम आए हैं। अच्छा, इसकी उम्र कितनी होगी भैया? इसकी उम्र कुल 17। कभी इसका किसी से कोई विवाद? कोई विवाद नहीं था। सर, क्या कारण रहा, कुछ जानकारी निकल कर आई अभी? हमने एक अभी रक्षा में लिया है एक व्यक्ति को, उससे हम लगातार पूछताछ कर रहे हैं। कुछ कारण निकल गया है? घटनाक्रम की वजह एक यहाँ पे एक दुकान पे काम करता था वो लवदीप कौर।
तो उसमें इसका भी आना जाना था वहाँ पे आरोपी का, तो उस संबंध में हम और आगे विवेचना कर रहे हैं। क्या सर सीसीटीवी वगैरह कुछ खंगाले जा रहे हैं? सीसीटीवी भी देखें, कोई DVR भी लिए हैं, जो भी सामने आएंगे। कितने लोगों ने वारदात अंजाम को दिया है? अभी तक तो एक ही व्यक्ति के द्वारा हत्या करना विवेचना में स्पष्ट होगा। बताया जा रहा 4-5 लोग थे उस समय जब घटना हुई तब। अभी और विवेचना का मैटर है, आगे जो भी तथ्य आएंगे आपको बताएंगे। सर इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाए जाने को लेकर पुलिस क्या कदम उठाने जा रही है? लगातार चेकिंग चलती है, फ्रिस्किंग चलती है और वाहन चेकिंग भी चलती है। ये सडनली एक वो है, उसमें कोई उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है। आपको बता दें कि उपनगर गोला में स्थित डाकघर का स्थानांतरण होने से नागर वासियों व व्यापारियों के साथ व्यवसायियों के साथ विरोध जताया। विरोध का कारण ये है कि स्थित डाकघर करीब 50 सालों में एक निजी भवन में चल रहा है, जिससे आसपास के नागरिक व व्यवसायी उनको रोज का लेन देन करने में असुविधा होती है और डाकघर के आसपास स्थित दुकानों में भीड़भाड़ होने से कुछ लोगों का रोजगार इसी में चलता है। इसके स्थानांतरण होने से लोगों को रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न होने का डर है। भवन स्वामी ने डाकघर के अधिकारी व कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि किराया बढ़ाने की मांग बराबर करने पर भी विभागीय स्तर से कोई आश्वासन नहीं मिला और न ही हमारे किराए का अब तक भुगतान हुआ है। क्या नाम है सर आपका? आकाश जायसवाल। क्या चाहते हैं आप? यहाँ बाजार में एक समझ लीजिए प्रथम स्थान है पोस्ट ऑफिस का, जिसकी वजह से यह बाजार चलती है। अगर यहाँ से बाजार में से अगर ये पोस्ट ऑफिस जाएगी तो बाजार की बहुत ही क्षति होगी। तो बाजार को बनाए रखने के लिए पोस्ट ऑफिस अनिवार्य है यहाँ रहना, और जो भी है किराएदारी या फिर मकान मालिक की बात है वो ये लोग समझे, लेकिन हम लोगों को तो सबसे प्रथम है यहाँ पोस्ट ऑफिस रहे। पोस्ट ऑफिस जाने से आप लोगों को समस्या है? पोस्ट ऑफिस जाने से बहुत समस्या है। यहाँ से चले जाए पोस्ट ऑफिस तो सुरक्षा को हम लोग जो है असुरक्षित महसूस करेंगे। मान लीजिए व्यापारी जो दुकान छोड़ करके आता है पोस्ट ऑफिस में जमा कर लेता है, अगर कहीं बाहर चला जाएगा तो वो जमा करने के लिए कठिनाई होंगी। तो इसके लिए और बीचों बीच मार्केट के बीचों बीच है और यहाँ काफ़ी रौनक है, सुरक्षित भी है जी। ये बनाए रखने के लिए पोस्ट ऑफिस को क्या दिक्कत है, इस संबंध में क्या करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पोस्ट ऑफिस काफ़ी दिनों से यहाँ पे है और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो मार्केट में बहुत अच्छी तरह से पोस्ट ऑफिस यहाँ पे है और इसे जोर जबरदस्ती कुछ लोग पैसे पैसों के माध्यम से यहाँ से हटाना चाहते हैं। कुछ लिया भी दिया गया है, लोग अपना जो है अपना व्यवस्था करके, सरकार का भी कुछ हाथ है, जो लोग यहाँ से पोस्ट ऑफिस हटा रहे हैं। हम लोग जाते हैं, छोटे मोटे व्यापारी यहाँ रहते हैं, अपना रोजी रोटी चलता है, उनका रोजी रोटी खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे एक बात और है कि मकान मालिक का यहाँ पे 6000 रुपये किराया है, तो एक देखा जाए तो एक से बहुत कम मात्रा में किराया है और ये इनको आश्वासन भी नहीं मिला कि ये अपना जो मरम्मत कराएं, कोई लिखित भी नहीं आया और डायरेक्ट ये जो है पोस्ट ऑफिस खाली कर रहे हैं लोग बिना कुछ। विभाग की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई कागज नहीं है। और एग्रीमेंट देखा जाए तो 2014 तक एग्रीमेंट है, 2009 से कागज देखी जाए तो 2009 से 2014 तक एग्रीमेंट इनका है और उसके बाद ना एग्रीमेंट आगे बढ़ाया गया न किराया बढ़ाया गया, डायरेक्ट आश्वासन दिया जा रहा है कि पोस्ट ऑफिस हटाओ हटाओ हटाओ। हमारा मकान का भाव बढ़ा रहता तो जिम्मेदार होते, जब मकान का भाव बढ़ने लगे तो जिम्मेदार होंगे कहाँ से? पेपर दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं किया, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग दौड़ते हैं, कोई उसका चॉइस नहीं लेते। बाजार में दिक्कत हो जाती है, कोई भी काम होता है पोस्ट ऑफिस में हो जाता है हम लोग का। यहाँ पे वहाँ पोस्ट ऑफिस दिक्कत होगा, पैसा से जमा करने में। यहाँ पे लोग बूढ़े से बड़े लोग आते हैं, यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस बहुत सुरक्षित है। किराया मिला या बोल रहे हैं 14 साल से किराया जो है मिला, 6000 का मिलता है, जो बोलती है वो नहीं मिला और कागज बहुत हर जगह दौड़ गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मकान मालिक मतलब ब्यूरो सब समझते क्या होगा बताइए आप। अचानक से सूचना दी जा रही है। मूसलाधार बरसात के चलते गड़प्पू नाले का पानी जगलाल क्षेत्र में होते हुए झारखंडी जबरान हरिपुरा पर सान आदि क्षेत्रों में बाढ़ के पानी में भारी नुकसान हुआ। इसके साथ ही धान की फसल में मिट्टी आ जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई एवं लोगों के घरों में पानी घुस गया। लगभग 5000 लोगों का झारखंडी संपर्क मार्ग बाढ़ के पानी से 2 जगह से कट गया, जिससे लोगों को पानी में पैदल निकलकर जाना पड़ रहा है। 5 किलोमीटर घूमकर उन्हें बाजपुर आना पड़ रहा।
रिटायर फौजी करमिंदर सिंह ने बताया कि हमारी 3 पीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन सरकार द्वारा इस सड़क का निर्माण नहीं कराया गया। यहां तक कि सड़क को लेकर के मुख्यमंत्री से भी कई बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन सरकार द्वारा इस सड़क का निर्माण नहीं कराया गया। इसके साथ ही बरसात में हर साल गड़पुर नाले के पानी की मार झेलनी पड़ती है। इस समस्या का कोई भी जनप्रतिनिधि समाधान नहीं कर पाया। बाढ़ की वजह से ग्रामीणों को लाखों रुपए का नुकसान होता है, जिसकी वजह से किसान एवं गरीब परिवार हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। बाढ़ का पानी अपने पीछे भयंकर निशान छोड़ जाता है, तो अधिकतर किसान अपना गरीब परिवार कभी भूल नहीं पाएंगे। कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अनिल सैन ने कहा कि गड़पुर नाले के पानी की वजह से झारखंडी जबरान मार्ग में 2 जगह पूरी तरह से कट गया है, जिसकी वजह से इस मार्ग का संपर्क कट गया और पानी ने सीधे ही धान के खेतों में घुस गया। लोगों के घरों को टारगेट किया। भारी नुकसान होने के बावजूद एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी, तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट द्वारा लेखपालों को साथ लेकर इस क्षेत्र का मौका मुआयना नहीं किया गया और न ही कोई सत्ताधिकारी जनप्रतिनिधि यहाँ पर आने को तैयार है। हमारे यहाँ गेहूँ बिल्कुल पकी हुई थी, उसमें किस टाइम बाढ़ आई, हमने अपने खतौनी लगाई, अपने फ़ोटो खिंचवा के दिए, तो उसका हमारा कोई वैल्यू नहीं हुई, ना हमारी कोई सुनाई हुई। तो अब के फिर बाढ़ आई है, तो धान लगे हुए थे और धानों में सारा नुकसान हो गया। हमारी जुताई भी गई और हमारा लगवाई भी गई और खाद पानी भी गया। साहब हम इसमें क्या करें, इसका कोई बंदोबस्त करें तो हमारा कोई सुधार हो जाएगा। हमारे गांव में, हमारे घरों में पानी घुस गया, रात में का दिन में, हमारे बच्चे छोटे छोटे क्या करेंगे। इसमें क्षेत्रीय विधायक या सांसद से कुछ कहा? यहाँ आते थे, हम करेंगे जी करेंगे, तुम्हारे को दिलाएंगे जी करेंगे। हमारे को 1-2 हज़ार रुपये मिलता तो उसको हम क्या करेंगे। इससे तो हम अपने मेहनत मजूरी थी, वो भी हमारे रास्ते निकलने के लिए उधर से ही बंद है, इधर से ही बंद है। तो साहब वो उसके लिए हमारा बंदोबस्त होना चाहिए। हमारा रात में बच्चा बीमार हो गया, बड़ा आदमी हो गया, हम कहीं ले जाने लायक ही नहीं। तो आने वाले 2024 के चुनाव में इनका बहिष्कार करोगे कि नेता लोग काम नहीं कर रहे? हाँ जी बिल्कुल कहेंगे। तो मैं बता दूं गांव के बारे में, बरैनी से आधा किलोमीटर और आधा से 1 किलोमीटर अंदर जहां रोड नहीं बनी है, आपका 98% फौजी, हर घर से 2 आदमी फौजी है, लेकिन उनके बच्चों के लिए देख लो रास्ता, ये हालत है। इस तरीके से जाना पड़ रहा है यहाँ पर। तो ये कौन कौन से गांव आते हैं इसमें बीच में? इसमें सबसे पहले आता है ये झारखंडी जी, फिर ये यहाँ से आ गया हरिपुरा, आ गया जबरान, यहाँ से लेकर वहाँ तक सभी यही हालत। ठीक, ये रास्ता कब से ऐसा है? ये मेरे दादा, मेरे पिताजी, वो दोनों भी खत्म हो गए, अब हम भी खत्म होने के कगार पे हैं इसी रोड पे, लेकिन रोड नहीं इस रास्ते पर, लेकिन रोड नहीं बनी है। 3 पीढ़ी जाने वाली है, 3 पीढ़ी जाने वाली है और 3 बार मुख्यमंत्री से ही मिला है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि कुछ कार्रवाई करते नहीं करते? आते सभी हैं सारे, वो क्या नाम अजय भट्ट, वो तक तो इस पानी में घुसे। आर्या जी इस रोड से बाहर निकले, हमारे किसान नेता जगतार सिंह बाजवा वो निकले, वो तो राजेश तो हर किसी के साथ आए हुए हैं, मतलब उन्होंने तो कोशिश करी है, लेकिन अब उनको बनाए तब तो वो बंदा आता है जरूर यहाँ पर हर बार किसी न किसी के साथ में। हमारे तो घर ही अंदर पानी घुस गया। जाओ देखो ये रास्ते यहाँ टीले बन गए हैं ये खेतों में, कहीं कोई कुछ नहीं, मुआवजे के नाम पर हर बार जाते, हमें तो आज तक नहीं मिला, सीधी बात। तो आपकी मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग सबसे पहले तो पानी का डाइवर्जन, जब तक पानी नहीं होगा तब तक रोड नहीं होगी, है ना। रोड बनेगी तो बच्चे स्कूल जाएंगे। कितनी बुरी हालत है रास्ते की, देखो पहले सालों साल हो गए, 3 पीढ़ी हमारे देखते देखते निकल गई। हम खुद मैं तो रिटायर आ गया, लेकिन मेरे से छोटे भाई हैं जो मेरे, वो है, उनके बच्चों का क्या हालत होगा। घर में एक आदमी है, कल कोई दुख तकलीफ होती है, निकल नहीं सकता लेके। औरतें खुद नहीं निकल सकती यहाँ से बिना सहारे के। प्रदेश में नर्सिंग छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर फिर एक बार नर्सिंग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल पराशर और जिला अध्यक्ष उपेंद्र सिंह के नेतृत्व में छात्र छात्राओं की परीक्षाओं संबंधी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में संगठन के पदाधिकारियों के साथ हजारों छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। इस मौके पर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।
नर्सिंग संगठन जिलाध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नर्सिंग कॉलेज के हजारों छात्र छात्राएं अपनी समस्याओं के लिए परेशान हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रशासन पर भी जमकर आरोप लगाया है। जो अधिकारी कॉलेज निरीक्षण के लिए जाते हैं वो केवल फाइलें में ही सिमट कर रह जाते हैं। नर्सिंग कॉलेज एक कमरों में चल रहा है, इसके बावजूद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है, जिसका खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ता है। वहीं पटवारी परीक्षा परिणाम पर भी सरकार के खिलाफ कहा कि कई युवाओं के साथ धोखा हुआ है। सरकार को पूरी परीक्षा निरस्त करनी चाहिए और दोबारा से परीक्षा करवाई जानी चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नतीजा संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, नतीजा संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। मामा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मामा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मामा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। शिवराज मामा सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ। शिवराज मामा सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ। हम हमारा हक मांगे, नहीं किसी से भीख मांगे, हम हमारा हक मांगे, नहीं किसी से भीख मांगे। शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। जब तक सूरज चांद रहेगा, रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, हमारी मांगे, हमारी मांगे। मेरा नाम उपेंद्र गुर्जर है, नर्सिंग जिलाध्यक्ष ग्वालियर से हूँ मैं। जो आज हमारा प्रदर्शन हो रहा है 20-21 बैच के जो छात्र छात्रा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, शिवराज मामा की गूंगी बहरी सरकार जो छात्राओं का भविष्य अंधकार में डाला जा रहा है, जो कि नर्सिंग छात्र संगठन ने कई बार ज्ञापन दिए, कई बार आंदोलन किए हैं, उनको सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ शिवराज मामा जी को कि जी टीमें जो निरीक्षण करने आती है फर्जी कॉलेज में कैसे मान्यता दी जाती है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। छात्र छात्राओं के साथ ऐसा क्यों अन्याय किया जा रहा है। तो छात्र छात्राओं ने कॉलेज में फीस जमा कर दी है, आज तक कॉलेज संचालकों ने फीस वापस क्यों नहीं कर रहे हैं, जो कि नर्सिंग में घोटाला हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही पटवारी भर्तियों में घोटाला किया गया है, पीएमटी घोटाला किया गया है, नर्सिंग सबसे बड़ा व्यापक घोटाला किया गया है। तो मैं मीडियाओं के माध्यम से कहना चाहता हूं शिवराज मामा से, मामा जी आने वाले समय में नर्सिंग जितने भी स्टूडेंट मध्य प्रदेश के अंदर आपका विरोध करेगा। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार से बचाया जाए और जो निरीक्षण फर्जी तरीके से जो टीमों ने किया उन पर 420 केस दायर किया जाए। छात्र छात्राएँ बहुत डिप्रेशन में है। मामा जी आपसे विनती कर रहा हूँ और छात्र छात्राओं का अंधकार बचाया जाए। अगला ठोस कदम क्या रहेगा, अगली क्या रणनीति तैयार कर रखी है? हमारी रणनीति कभी तो हमने छोटाई से प्रदर्शन किया, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर प्रदर्शन करेंगे। लाखों की संख्या होगी नर्सिंग की और मंत्री जी शिक्षा मंत्री जी का भी घेराव करेंगे। ज्ञापन लेना है, उसका बदला नहीं है। अपन को ज्ञापन शांति बना लेते अब क्या हाल कभी नहीं पड़ेगा जब हम शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देंगे, उन्हीं को ही देना है। बीजेपी सरकार जिंदाबाद।
और देखा गया है ग्वालियर के एक प्राइवेट नर्सिंग संस्थान से एक छात्र को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। उसने जन सुनवाई और यूनिवर्सिटी थाने में भी कंप्लेन दर्ज कराई गई। सुनवाई नहीं होती है, पूरे ऊपर से सिस्टम है मामा जी के यहाँ से कि फर्जीवाड़ा करो, कैसे भी पैसा लेके आओ। इसलिए बीजेपी सरकार में सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है। 2 दिन पहले ही आपने देखा है पटवारी भर्ती में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। नर्सिंग व्यापम घोटाला, नर्सिंग में सबसे बड़ा व्यापम घोटाला हुआ है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ मामा जी आप ध्यान दीजिए, आने वाले समय में बीजेपी सरकार को बहुत बड़ा नुकसान होगा। कहीं ना कहीं युवाओं का सबसे ज़्यादा वोटर है, युवा वोटर है, और इस तरीके की जब फर्जीवाड़ा सामने देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं युवाओं का रुझान विपक्ष पार्टी की ओर जा सकता है आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में। जी बिल्कुल जाएगा। जब तक छात्र छात्राओं की समस्या का समाधान नहीं होगा। छात्र छात्राओं ने कॉलेज में फीस जमा की है, आज तक फीस क्यों वापस नहीं की जा रही है? जब कॉलेजों को कोई मान्यता नहीं थी तो एडमिशन किस प्रकार ले लिए कॉलेज वालों ने? फीस वापस की जाए। और जो मैडम निरीक्षण करने जो आती हैं टीमें, उन पर 420 दायर क्यों नहीं की गई? कैसे मान्यता दी गई जब उन पर बिल्डिंग ही नहीं है? कागज में कॉलेज चल रहा तो मान्यता कैसे दी गई? इस पर शिवराज मामा को नहीं दिख रहा। जब फर्जीवाड़ा नर्सिंग का चल रहा है, विधानसभा में भी विधायक जी ने रखा, प्रवीण पाठक जी ने भी रखा था विधानसभा में इस शस्त्र पे। तो मैं ये मीडिया के माध्यम कहना चाहता हूँ कि इन पर 420 से केस दायर किया जाए, नहीं तो नर्सिंग छात्र संघ उग्र आंदोलन करेगा।